वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइट फॉर योर ड्रीम्स। सो लेट्स फाइट विद मी, आई एम अमनदीप। एज यू नो, हम कवर कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक का 6th एडिशन, भारत की राजव्यवस्था। देखिए, भारत की राजव्यवस्था कवर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भारत की जो राजव्यवस्था है, जो यहाँ का सिस्टम जो चल रहा है, वो एक किताब से चल रहा है जिसे हम संविधान कहते हैं। संविधान की अपनी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को समझे बिना हमें पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो समझ नहीं आएगा। हमें पता होना चाहिए कि क्या क्वालिटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे संविधान निर्माताओं ने शामिल की थी, जिस वजह से हमारा संविधान विभिन्न विभिन्न कारकों की वजह से एक विशिष्ट और एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो वैसे तो हम कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो दूसरे देशों से कुछ वहाँ के तत्व हमने लिए हैं, वहाँ के कुछ गुण उठा लिए हैं, उन सबको मर्ज करके हमने लिखा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी बहुत जो देखिए, दूसरों से ज्ञान लेना बुरी बात नहीं है, दूसरों से ज्ञान लेना दूसरों से लेकर ही हम सीखते हैं। ठीक है ना। हमारे पास में पहले हमारे आज़ादी से पहले हमारे पास में जो सिस्टम था वो राजा महाराजाओं का सिस्टम था। हमारे पास में कोई लोकतांत्रिक शासन नहीं था, कोई संसद नहीं थी, हमारे पास में कोई न्यायपालिका नहीं थी। समानता, एकता की भावना, इतनी बातें जो थी वो स्वतंत्रता से पहले थी नहीं। तो एक ये नया सिस्टम था। ठीक है, हम लोग अलग अलग विविधताओं से पूर्ण पूरे देश में रह रहे थे, है ना। तो संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा डर था कि इनके अंदर आगे चलकर, है ना, अखंडता बनी रहे, आगे चलकर इनके अंदर कोई भावनाओं की वजह से आपस के अंदर कोई मनमुटाव ना हो। इस वजह से उन्होंने कहा कि जो विभिन्न विभिन्न देशों का जो एक्सपीरियंस है, क्यों ना हम उनके एक्सपीरियंस को अपने देश के अंदर भी लागू करके देखें। हालांकि भारत की जो विशेषताएं हैं, भारत की जो परिस्थितियां हैं, वो दूसरे देशों से बहुत अलग है। ठीक है, यहाँ के लोगों का जो सिस्टम है वो दूसरे लोगों के सिस्टम से बहुत अलग है। फिर भी हमने दूसरों से हमने कुछ ना कुछ सीखा और उसके अंदर चेंज करके अपने संविधान के अंदर डालकर उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भी आज हम संविधान की विशेषताओं को इस तरीके से समझेंगे जो हमारे दिमाग से कभी निकले ना, और जब भी कभी हमें रिवाइज करना पड़े तो हमें एक एक बात हमें पता चले कि हाँ, कि ये सब चीज़ें पहले थी और ये सब चीज़ें आज हम जो रीड कर रहे हैं तो अभी भी हमारे दिमाग में है। तो इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिलेगा जाकर। ओके, तो ठंडे दिमाग से देखिएगा। ओके, संविधान की विशेषताएं ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो इसे हम बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। देखिए, भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। ऐसे ऐसे तत्व हमारे संविधान के अंदर शामिल है जो इसे दूसरों से बेहतर और यूनिक बनाते हैं। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं, ऐसा कहा ही जाता है। तो कुछ कुछ ऐसे तत्व हैं जो विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के ऐसे तत्व हैं जो अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। देखिए, कुछ कुछ संविधान हमारा जो है वो दूसरे देशों से अलग होकर प्रतीत होता है। ठीक है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। इसीलिए तो वो क्या बन जाती है, उसकी विशेषता बन जाती है। जब वो दूसरों से हटके होता है, जब दूसरों से थोड़ा अलग होता है, दूसरों से यूनिक होता है। ठीक है, दूसरों से यूनिक होता है, इसीलिए तो वो विशेष हो जाता है। तो इसीलिए आज हम विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। पहले इन बातों का हमें पता होना चाहिए, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान में अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जैसे कि 1949 के अंदर हमारे संविधान को रेडी कर दिया गया था, तैयार कर दिया गया था। ठीक है, उस संविधान के अंदर जो बातें लिखी गई थी उसके अंदर आज चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, जब तक संविधान के अंदर बदलाव नहीं होगा ना, तो वो संविधान क्या होगा, मृत होगा, मृत होगा। ठीक है, जैसे कि जीवित संविधान, हम भारत के संविधान को जीवित संविधान कह सकते हैं। जीवित संविधान ऐसे कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस किए जा सकते हैं। अगर जो समय के साथ बदल नहीं सकता तो वो क्या हो सकता है, मृत ही घोषित किया जा सकता है ना। तो जीवित संविधान होने का ये उदाहरण है कि उसके अंदर वो समय के साथ अपने आप को बदलने में सक्षम है। दैट इज क्लियर। ओके, तो हमने चेंज किए हैं इसके अंदर 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें और 101वें संविधान संशोधन ने संविधान में बड़े परिवर्तन किए हैं। 42वां जो संविधान संशोधन है वो 1976 का है और उसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया गया था जिससे कि पूरा का पूरा जो संविधान था उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। हालांकि केशवानंद भारती मामला जो था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की थी कि अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के अंदर कुछ लाइंस लिखी हुई है जिसके अंदर कहा गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को संवैधानिक शक्ति हम दी गई है, संसद जो है वो संविधान में चेंज कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। ठीक है, कहा गया कि संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। संसद चाहे जो कर रही है ठीक है, जो बदलाव संसद चाहती है संविधान के अंदर वो कर ले, लेकिन हमारे जो निर्माताओं ने उद्देश्य को जो लेकर वो चले थे, हमारे जो निर्माता थे जिस उद्देश्य को वो लेकर चले थे उस उद्देश्य को हम नहीं बदल सकते। हम कैसे कह सकते हैं कि हम समानता का अधिकार नहीं देंगे, हम कैसे अधिकारों के अंदर बदलाव कर दें, हम क्यों ऐसे कहें कि देश एक कल्याणकारी राज्य बनेगा और क्यों हम उसे कल्याणकारी राज्य से पीछे हटाएं। ऐसे आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो मूल ढांचा है, जो मूल बातें लिख दी गई है, आप उसके अंदर बदलाव नहीं कर सकते हैं, मूल उद्देश्य तो वही रहेगा। देखिए आज हम चाहते हैं समानता की ओर, समानता की ओर बढ़ना चाहते हैं, आज हम बढ़ना चाहते हैं समानता की ओर, न्याय की ओर, ठीक है ना। तो समानता और न्याय हमारा क्या है, उद्देश्य है, उद्देश्य है और हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पाने के लिए हम साधन चेंज कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेन जाती है और साथ में बस भी जाती है, लेकिन यहाँ पर इस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हम ट्रेन का भी यूज़ कर सकते हैं, बस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पर कुछ पहुंच नहीं रहा है तो हम हमारे जो लक्ष्य है उसको ही छोड़ दें, है ना, उसका ही त्याग कर दें। यहाँ तक पहुंचने के साधन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन साधनों में बदलाव किए जा सकते हैं लेकिन उद्देश्यों में बदलाव नहीं किए जा सकते। दैट इज क्लियर। ये होता है मूल ढांचा। मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो मेन उद्देश्य है उससे हम दूर नहीं हो सकते, उस उद्देश्य को बदल नहीं सकते, उस एम को बदल नहीं सकते, साधन हम बदल सकते हैं। हम समाजवादी बनना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी बनने के लिए सभी को मारना जरूरी नहीं है कि सभी को मार देंगे और उसके बाद में जो जो बचेंगे उनके बराबर के हिस्से को बांट देंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। हिंसा के तौर पर हम समाजवाद नहीं अपनाना चाहते, हम अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे, ठीक है ना। तो यही बात है कि साधन चेंज हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य चेंज नहीं हो सकते। अब बात आती है संविधान की विशेषताओं की। कुछ कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें जान लेना चाहिए। ये एक बात तो हमें सभी को ही पता है कि जो भारत का संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। संविधान को दो भागों में बांटा जाता है, लिखित संविधान जैसे अमेरिका और भारत का संविधान, और अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान। देखिए कानून तो सभी के पास लिखे ही होते हैं, ब्रिटेन का संविधान जैसे कानून तो इनके पास में लिखे ही होते हैं, बस इनके पास में एक ऑफिशियली दस्तावेज नहीं होता है, ठीक है। ऑफिशियली दस्तावेज जिसको हम कह दें संविधान, है ना, तो ऐसा दस्तावेज ब्रिटेन के पास में नहीं है। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान है। ये बहुत वृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। देखिए हमारे संविधान के अंदर मूल रूप से हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसकी एक प्रस्तावना है, 470 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर इसके अंदर कम से कम 20 अनुच्छेद जोड़ दिए गए, है ना, भाग जोड़ दिए गए, अनुसूचियों को जोड़ दिया गया, ठीक है। इतने सारे जो चैप्टर्स हैं वो दुनिया के किसी भी संविधान के अंदर शामिल नहीं हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो इस बात को अपने समझेंगे। देखिए यहाँ पर एक एक पॉइंट दिया हुआ है। भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता, ठीक है। भौगोलिक कारण की वजह से भारत का भूगोल और विविधता के कारण बढ़ा हुआ है। ऐतिहासिक, जैसे इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। ये अधिनियम बहुत विस्तृत था। 1935 का जो अधिनियम था ना, 1935 का जो अधिनियम था, आज़ादी से पहले जो अधिनियम ब्रिटेन की सरकार जो लेके आई थी, इस अधिनियम को हमने बदल के थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज करके वैसा का वैसे हमने अपने संविधान के अंदर शामिल कर दिया गया था 1935 के संविधान को, है ना, सॉरी 1935 के अधिनियम को,
ठीक है। तो इस अधिनियम का प्रभाव है, इसीलिए ये भी काफ़ी बड़ा था, तो संविधान का बड़ा होना जायज़ सी बात है। केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान, तो केंद्र के लिए भी एक ही संविधान है, राज्यों के लिए भी एक ही संविधान है। कहने की बात ये है, इस संविधान के अंदर, भारत के संविधान के अंदर राज्यों के लिए भी कानून बनाए गए हैं और केंद्र के लिए भी कानून बनाए गए हैं, और दोनों के लिए अलग अलग कानून है। तो दैट मीन्स पेजेस ज़्यादा लगेंगे, लिखना ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा, संविधान बड़ा हो जाएगा। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, तो संविधान सभा में एक बड़ी बात यह है कि जो कानून विशेषज्ञ थे वो चाहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं उनको किसी भी बात के लिए कठिनाई ना हो, कि वो इन बातों को ना समझ पाए, इसीलिए क्लियरिटी के लिए उन्होंने क्या किया, बातों को स्पष्ट तौर पर लिखने की कोशिश की, जिससे कि संविधान का क्या हो गया, आकार बड़ा हो गया। वैसे भी हमारे जो संविधान निर्माता जो थे वो नवगठित लोकतंत्र भारत के लिए समस्त प्रावधानों का उल्लेख संविधान में करना चाहते थे। वो कहना चाहते थे कि लोकतंत्र के अंदर जो जो प्रावधान होते हैं उन सभी प्रावधानों को वो संविधान के अंदर लिख दें, ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार की अस्पष्टता ना हो, ठीक है ना, कोई जटिलता का सामना ना करना पड़े, है ना। साथ ही जो भारतीय संविधान निर्माता थे वो ब्रिटिश काल में हुए भारतीय जनता के शोषण से भी परिचित थे। उनको पता था कि आगे चलकर हमारे ही यहाँ के लोग ऐसे शोषणकारी ना बन जाएं, है ना। तो वो क्या चाहते थे कि वो संविधान के आकार पर ध्यान नहीं देना चाहते थे, वो उन सभी प्रावधानों पर ध्यान देना चाहते थे जो भारतीय नागरिकों के लिए उचित थे, ठीक है, जिससे प्रस्तावना में उल्लिखित लक्ष्यों और आदर्शों को प्राप्त किया जा सकते। प्रस्तावना के अंदर कहा गया ना, समानता, समता और न्याय की अवसर की उपलब्धता करवाने के लिए हम हमेशा अग्रसर रहेंगे। तो इन सब लक्ष्यों और आदर्शों को प्राप्त करने के लिए जिन जिन साधनों का यूज होगा उन साधनों के बारे में उन्होंने संविधान के अंदर लिखने की कोशिश की, इसीलिए संविधान का आकार बड़ा हो गया। दैट इज क्लियर। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया। आगे के पॉइंट ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है, तो आराम से समझ लेंगे। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता आप मुझे लगता है कि सब जानते ही हैं कि राज्य ना तो किसी भी धर्म के खिलाफ होता है, ना ही वो किसी धर्म के पक्ष में होता है। यही होता है पंथ निरपेक्षता का मतलब, ठीक है। पंथ निरपेक्षता का मतलब धार्मिक मामलों के संबंध में भारतीय संविधान तटस्थ दृष्टिकोण अपनाएगा। यद्यपि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो आप ये याद रखना, पंथ निरपेक्षता शब्द जो था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक है। कहाँ जोड़ा गया था? प्रस्तावना के अंदर। लेकिन प्रस्तावना में तो पंथ निरपेक्षता दे दिया गया था, लेकिन पंथ निरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन से पहले था नहीं, तो ये पहले ही हमारे संविधान के अंदर लिखित था अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंदर। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंदर हमें पता ही है कि ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिनियम है, अनुच्छेद है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक मूल अधिकारों के रूप में भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य के सभी लक्षण शुरू से ही ऐड थे। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था उसी वक्त से पंथ निरपेक्षता वाले सारे गुण हमारे संविधान में थे, ठीक है ना। तो इसके अंदर पता है आपको क्या होता है कि पंथ निरपेक्षता के अंदर हम सबको पता है कि जो राज्य होता है वो ना तो धार्मिक होता है और ना ही अधार्मिक होता है, ना तो वो धर्म विरोधी होता है और ना ही धार्मिक कार्यों के पक्ष में होता है। कहने की बात यह है कि कोई भी धर्म अपने, है ना, अपने लिए ग्रुप बना सकता है, ठीक है। कोई भी धर्म जो है वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकता है, जैसे मदरसे हैं, है ना, वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकता है। लेकिन धर्म के नाम पर अगर कोई अत्याचार हो रहा है, अगर धर्म के नाम पर कोई अत्याचार हो रहा है तो वहां पर राज्य की सरकारें चुप नहीं बैठ सकती, ठीक है। वहां पर देश की सरकार चुप नहीं बैठेगी, वहां पर वो धर्म के अंदर इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। अगर आपको धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो आप कीजिए, लेकिन धर्म के नाम पर अत्याचार और अन्याय अगर हो रहा है तो उसके अंदर इंटरफेयर सरकारें कर सकती है। तो यही बात होती है पंथ निरपेक्षता की। आई होप ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था, लेकिन प्रस्तावना में जोड़े जाने से पहले अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो अनुच्छेद हैं उसके अंदर पंथ निरपेक्षता के जो गुण हैं वो पहले से ही विद्यमान थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पंथ निरपेक्ष राज्य को कहा कि राज्य ना तो धार्मिक है, न अधार्मिक है, ना ही धर्म विरोधी है, ये धार्मिक कार्यों में हमेशा तटस्थ रहेगा,
ठीक है, वो ना तो इंटरफेयर करेगा, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो राज्यों को बोलना ही पड़ेगा। फिर बात आती है समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन पंथ निरपेक्षता के साथ में ही उस वक्त संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। यद्यपि समाजवादी के संबंध में प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में शुरू से ही शामिल थे, जैसे कि मूल अधिकारों में पंथ निरपेक्षता वाले गुण शामिल थे, उसी तरीके से समाजवाद के जो प्रावधान है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर शामिल है। जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसको चाहिए, राज्यों को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी चाहिए, है ना। संसाधनों का वितरण इस तरीके से करना चाहिए कि सभी वर्गों में समान रूप से बटे, सभी लोगों का उस पर अधिकार हो, ठीक है ना। समान न्याय की अवधारणा की बातें की गई है नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। तो ये जो बातें थी समाजवाद की थी, ठीक है ना। हालांकि जो देखिए समाजवाद को प्रस्तावना में शुरू में इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि जो हमारे बुद्धिजीवी थे, निर्माता जो थे, वो आने वाली पीढ़ियों पर किसी भी प्रकार की विचारधारा को आरोपित नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस शब्द का यूज ना करते हुए इसके गुणों को नीति निर्देशक तत्वों के अंदर शामिल कर दिया था। दैट इज क्लियर, ओके। तो देखिए हमारे भारत के अंदर समाजवाद कैसे देखिए कहा जाता है। तो जैसे कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर याचिका दायर की कि हमारी प्रस्तावना के अंदर समाजवाद शब्द को शामिल कर दिया गया है, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े हमारे उद्योगपति हैं या फिर ये जो बड़े बड़े लोग हैं, अधिक संपन्न जो लोग हैं, पूंजीवादी जो लोग हैं, ये जीवित कैसे हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय समाजवाद का उद्देश्य जो है वो गरीबी, बीमारी, भूखमरी, अवसर की असमानता इत्यादि से नागरिकों को मुक्ति प्रदान करना है। ये है हमारी समाजवाद की बात। हमारा समाजवाद किसी हिंसा के आधार पर, है ना, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की बात नहीं करता है, ये हमेशा अहिंसा की बात करता है। तो ये है भारतीय समाजवाद, जिसका उद्देश्य गरीबी, बीमारी, भूखमरी और अवसर की असमानता, न्याय की असमानता, ठीक है, इन सब बातों से नागरिकों को मुक्ति दिलाना है। ये है भारत का समाजवाद। क्लियर है। अब बात करते हैं संप्रभुता की। संप्रभुता हम सभी जानते हैं कि संप्रभुता क्या होती है कि किसी पर, हमारे ऊपर कोई प्रभु नहीं है, हम जो हैं वो अपने आप में, ठीक है, विशिष्ट हैं और सबसे सर्वोच्च है। भारत का संविधान जो है भारत को एक संप्रभु संपन्न देश निर्धारित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। इसका अर्थ है भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। देखिए आंतरिक मामलों में तो हम पूरी तरीके से स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी आप देख ही सकते हैं आज की बातें जब हम करते हैं, जम्मू कश्मीर से जब हमने, विदेशी शक्ति राज नहीं करती है। कहने का मतलब ये है, देश की अंतिम संप्रभु शक्ति कौन है, भारत की जनता है। क्लियर है। संप्रभुता का समझ आ गया कि इसका मतलब क्या है, बाहरी और आंतरिक कार्यों के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है और हमारे ऊपर किसी विदेशी शक्ति का शासन नहीं चलता है। तो हम क्या है, संप्रभु है। फिर बात आती है आपातकालीन प्रावधान के लिए। देखिए आपातकालीन प्रावधान से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में ये व्यवस्था करना उचित समझा। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख किया गया है। देखिए हम यहाँ पर इन 3 प्रकार के आपातकालों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इसे विशेषता के तौर पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये जो आपातकाल वाले प्रावधान होते हैं ये सभी संविधानों के अंदर शामिल होते ही हैं। ठीक है, आपातकाल के अंदर राज्यों और केंद्र के बीच के जो संबंधों और शक्तियों का जो विभाजन होता है वो अब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। क्योंकि अब आपातकाल के वक्त सारी पावर किसके पास में आ जाती है, केंद्र के पास में आ जाती है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बात है, ये इसकी विशेषता है कि आपातकाल के समय केंद्र और राज्यों के बीच की जो शक्तियां होती हैं, शक्तियों का जो विभाजन किया जाता है, शक्तियों का जो बंटवारा किया जाता है, वो सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और किसके पास आ जाती है, केंद्र के पास। लेकिन जब आपातकालीन परिस्थितियां टल गई, खत्म हो गई, उसके बाद में फिर से जो शक्तियां का बंटवारा था, जो संवैधानिक व्यवस्था थी, उनको क्या कर दिया जाएगा, दोबारा से लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, अतः देश की संप्रभुता ऐसा क्यों किया गया, संकट काल के अंदर केंद्र को मजबूत
किया गया, ताकि क्या हो कि केंद्र कोई और डिसीजन ले रहा है, राज्य कोई और डिसीजन ले रहा है, दोनों में आपस में टकराव हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम कैसे आपातकालीन परिस्थितियों से निपटेंगे। आपातकालीन परिस्थितियां, उसके अंदर क्या होता है, हाथों हाथ निर्णय लेने होते हैं, हाथों हाथ निर्णय। उस वक्त हम सही गलत नहीं देख पाते हैं, ठीक है, सही नहीं, उस वक्त जितना जल्दी निर्णय ले लिया जाए वही प्रमुख माना जाता है, ठीक है ना। तो यही बात है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतंत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का समावेशन किया गया है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है तो तुरंत निर्णय लेकर उससे निपटा जा सके, ठीक है ना। क्लियर है। तो संकट काल में मजबूत और सशक्त कौन हो सकता है, केंद्र ही हो सकता है, ठीक है। अगर हम राज्यों को बनाएंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि राज्य सभी अलग अलग राज्यों को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होंगे, वो अपने एक इलाके को कंट्रोल कर सकते हैं, बाकियों को कैसे कंट्रोल करेंगे। इसीलिए केंद्र के पास में पूरी पावर आ जाती है, ताकि वो दूसरे सभी राज्यों को एक ही व्यक्ति, एक ही जो सिस्टम है वही संचालित करे, ठीक है। तो यही बात होती है आपातकालीन प्रावधान के अंदर। तो इसको आप पूरी तरीके से रिवाइज कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ का पासवर्ड है 22। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।